25 मार्च 1971 की रात ढाका में गोलियों की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। यह रात इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। ऑपरेशन चंगेज खान, जो कि बंगाली लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी का कोड नाम था, शुरू हो गया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था बंगाली राष्ट्रवाद को कुचलना और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी शासन को मजबूत करना। पाकिस्तानी सेना ने पूरे शहर में यूनिवर्सिटी हॉस्टल, पॉलिटिकल मीटिंग और जिन लोगों पे शक था कि वो राष्ट्रवादी है, उनके घरों को निशाना बनाया। यह हमला न केवल सैन्य ठिकानों पर था, बल्कि आम नागरिकों पर भी था, जिनका एकमात्र अपराध था कि वे स्वतंत्रता और स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। यह ऑपरेशन बहुत ही क्रूर और तेज था, ताकि बढ़ते हुए बंगाली विरोध को, जो अपनी आजादी और सम्मान की मांग कर रहे थे, चुप करा सके। पाकिस्तानी सेना ने निर्दयता से हर उस आवाज को दबाने की कोशिश की जो उनके खिलाफ उठी थी। डर की इस रात ने एक ऐसा मोड़ दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। इस रात ने बंगाली जनता के दिलों में एक स्थायी घाव छोड़ दिया जो आने वाले वर्षों तक नहीं भर सका। 1947 में आजादी के बाद से जो नाजुक, शांतिपूर्व और पश्चिम पाकिस्तान को एक साथ रखे हुए थी, वो बिखर गई। विभाजन के बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष की भावना पनप रही थी, जो समय के साथ और गहरी होती गई। ढाका पर हमला सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह बंगाली पहचान, भाषा और संस्कृति पर युद्ध का ऐलान था। पाकिस्तानी सेना ने बंगाली संस्कृति के प्रतीकों को निशाना बनाया ताकि उनकी पहचान को मिटाया जा सके। जो राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था, वह अस्तित्व के लिए संघर्ष में बदल गया था। बंगाली जनता ने महसूस किया कि यह लड़ाई अब केवल उनके अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व के लिए है। इस संघर्ष के बीज उस भयानक रात से बहुत पहले बोए गए थे। पूर्वी पाकिस्तान में लंबे समय से राजनीतिक और आर्थिक भेदभाव हो रहा था, जिसने इस संघर्ष को जन्म दिया। 1971 की घटनाओं को समझने के लिए हमें भारतीय उपमहाद्वीप के केंद्र की यात्रा करनी चाहिए और इतिहास, संस्कृति और राजनीति के उस जटिल ताने बाने का खोज करनी चाहिए जिसने लाखों लोगों की नियति को आकार दिया। ये संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं था, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक और राजनीतिक टकराव का परिणाम था। ऑपरेशन चंगेज खान एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस ऑपरेशन ने न केवल तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि आने वाले दशकों के लिए क्षेत्र की राजनीति को भी प्रभावित किया। इसने पाकिस्तान के भीतर की गहरी दरारों को उजागर किया, राष्ट्र को एक क्रूर गृह युद्ध की ओर धकेल दिया और अंततः बांग्लादेश के जन्म का कारण बना। इस संघर्ष ने एक नए राष्ट्र को जन्म दिया, जिसने अपनी पहचान और स्वतंत्रता के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी। पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों की खबरें बहुत तेजी से नई दिल्ली पहुंची। इन खबरों ने भारतीय राजधानी में हलचल मचा दी, जहां राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने एक नैतिक और रणनीतिक दुविधा थी। उन्हें यह तय करना था कि क्या भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। तकनीकी रूप से पाकिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने से अंतर्राष्ट्रीय निंदा और पाकिस्तान के साथ व्यापक युद्ध का जोखिम था। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नजरें इस मुद्दे पर टिकी हुई थी। फिर भी हिंसा और उत्पीड़न का सामना कर रहे लाखों बंगालियों की दुर्दशा के प्रति निष्क्रिय रहना अकल्पनीय था। इन लोगों की पीड़ा और संघर्ष ने मानवता के प्रति भारत की जिम्मेदारी को उजागर किया। इंदिरा गांधी का फैसला केवल एक राजनीतिक गणना नहीं था, यह एक नैतिक और मानवीय निर्णय भी था। उनके सलाहकारों ने उन्हें विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के लिए कहा। यह बहुत ही व्यक्तिगत था। इंदिरा गांधी ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों और उनके द्वारा सिखाए गए मूल्यों को याद किया। पूर्वी पाकिस्तान में हो रही भयावहता उस विभाजन के दर्द से मिलती जुलती थी, जिसने अभी भी उपमहाद्वीप को जख्मी कर रखा था। विभाजन के समय की यादें अभी भी ताजा थीं और इसने इंदिरा गांधी के निर्णय को और भी जटिल बना दिया। सीमा पार भागते हुए भारत में शरण मांगने वाले शरणार्थियों की छवियों ने विस्थापन और हिंसा की दर्दनाक यादें ताजा कर दी। इन शरणार्थियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिससे भारत पर भारी दबाव पड़ रहा था। भारत की प्रतिक्रिया शुरू में सतर्क थी। सरकार ने स्थिति का आकलन करने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए कई बैठकें की। श्रीमती गांधी ने एक वैश्विक कूटनीतिक पहल शुरू की,
पाकिस्तानी कार्रवाई की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का आग्रह किया। उन्होंने विभिन्न देशों के नेताओं से मुलाकात की और उन्हें इस संकट की गंभीरता से अवगत कराया। उन्होंने भारत आने वाले शरणार्थियों की बाढ़ को शरण दी, उन्हें भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान की। भारतीय जनता और स्वयंसेवी संगठनों ने भी इन शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आए। फिर भी यह दिन पर दिन स्पष्ट होता जा रहा था कि केवल कूटनीति ही पर्याप्त नहीं होगी। पूर्वी पाकिस्तान में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी और हिंसा का स्तर बढ़ता जा रहा था। दुनिया ने सांस रोककर देखा क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में संकट बढ़ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से कवर किया, जिससे वैश्विक समुदाय का ध्यान इस पर केंद्रित हुआ। भारत की भूमिका, जिसे कभी एक संबंधित पड़ोसी के रूप में देखा जाता था, अब और अधिक निर्णायक होने वाली थी, जो दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल देगी। भारतीय सेना ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थीं, जिससे यह संकेत मिल रहा था कि भारत अब निर्णायक कदम उठाने के लिए तैयार है। भारतीय उपमहाद्वीप सदियों से सिर्फ एक भूभाग से कहीं अधिक था। यह एक सभ्यता थी। शक्तिशाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बंधा हुआ, इसने कल्चरों, भाषाओं और धर्मों के एक जीवंत मौजिक का पोषण किया। ऊंचे हिमालय से लेकर हिंद महासागर के तटों तक लोगों ने समान कहानियों, परंपराओं और आकांक्षाओं को साझा किया। मुगल साम्राज्य बहुलवाद और कलात्मक भव्यता को अपनाने के साथ उपमहाद्वीप की पहचान पर एक अमिट छाप छोड़ गया। सम्राट अकबर के दरबार की विरासत, जहां विविध पृष्ठभूमि के विद्वान, संगीतकार और कलाकार एकत्रित होते थे, क्षेत्र की विविधता में अंतर्निहित एकता के प्रमाण के रूप में कार्य करता था। इसका मतलब यह नहीं है कि संघर्ष और मतभेद मौजूद नहीं थे। उपमहाद्वीप किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह आंतरिक प्रतिद्वंद्विता और सत्ता संघर्षों का अपना हिस्सा था। हालांकि ये अक्सर एक बड़ी सांस्कृतिक और भौगोलिक इकाई से संबंधित होने की साझा भावना से कम हो जाते थे। यूरोपीय शक्तियों, विशेष रूप से अंग्रेजों के आगमन ने इस नाजुक संतुलन को बाधित कर दिया, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई जिसने उपमहाद्वीप की नियति को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। 1858 में स्थापित ब्रिटिश राज ने गहन परिवर्तन के युग की शुरुआत की। इस युग ने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। ब्रिटिश शासन के तहत भारत ने एक नए प्रकार की प्रशासनिक और कानूनी संरचना का अनुभव किया, जिसने पारंपरिक भारतीय व्यवस्थाओं को बदल दिया। अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर भारतीय उपमहाद्वीप को कच्चे माल के स्रोत और अपने निर्मित सामानों के लिए एक बाजार के रूप में देखा। उन्होंने भारतीय बंदरगाहों से कच्चे माल का निर्यात किया और ब्रिटिश कारखानों में उनका उपयोग किया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश उद्योगों की सेवा में लग गई। उन्होंने भारत के संसाधनों का शोषण किया, उसके पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर दिया और अपनी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं थोप दी। भारतीय कारीगर और किसान ब्रिटिश नीतियों के कारण बर्बाद हो गए। पारंपरिक उद्योगों के पतन ने भारतीय समाज में गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश हुकूमत की फूट डालो और राज करो की नीति ने भारतीय समाज के भीतर मौजूद धार्मिक और सामाजिक विभाजनों का कुशलतापूर्वक फायदा उठाया। उन्होंने भारतीय नेताओं के बीच मतभेदों को बढ़ावा दिया और समाज में विभाजन की खाई को और गहरा किया। इस नीति ने भारतीय समाज को कमजोर कर दिया और ब्रिटिश शासन को मजबूत किया। हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके अंग्रेजों का उद्देश्य उनके शासन के लिए एकजुट विरोध की किसी भी संभावना को कमजोर करना था। उन्होंने धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय समाज में एकता की कमी हो गई। ब्रिटिश प्रचार ने भारतीय एकता के खिलाफ काम किया और समाज में अविश्वास का माहौल पैदा किया। यह रणनीति सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कारगर साबित हुई, लेकिन भविष्य में कलह के बीज बो दिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज में धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव बढ़ता गया, जिसने स्वतंत्रता के बाद भी समाज को प्रभावित किया। इस विभाजन ने भारतीय समाज में गहरे घाव छोड़े। 20वीं शताब्दी में जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम ने गति पकड़ी, भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक का क्या होगा, यह सवाल और भी विवादास्पद होता गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न समुदायों के बीच मतभेद और भी गहरे हो गए। मुस्लिम अल्पसंख्यक के अधिकारों
और सुरक्षा को लेकर बहसें तेज हो गईं। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग करते हुए तर्क किया कि मुसलमानों को हिंदू बहुल हिंदुस्तान में हाशिए पर डाल दिया जाएगा। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने यह दावा किया कि एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य ही मुसलमानों के अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। इस मांग ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ ला दिया। 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रतीक था, एक बड़ी कीमत पर आया। विभाजन ने भारतीय उपमहाद्वीप को दो स्वतंत्र राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। इस विभाजन ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया और एक नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत की। भारत और पाकिस्तान का जन्म मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायन के साथ हुआ, क्योंकि लाखों हिंदू, मुसलमान और सिख अपने घरों से उजड़ गए, हिंसा, विस्थापन और आघात का एक निशान पीछे छोड़ गए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा और विस्थापन ने भारतीय उपमहाद्वीप के समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इसने न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों को भी जटिल बना दिया। विभाजन की त्रासदी ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल DC Toxic।